नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में डीप डाइव करने वाले हैं जो किसी फाइनेंशियल थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े एडटेक जायंट बायजूस की। इसके आसमान छूने से लेकर जमीन पर आने तक की पूरी कहानी को हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज के जरिए अनकवर करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सीधे इस मैसिव नंबर पर आते हैं। $22 बिलियन। सोचिए जरा, पैंडेमिक के दौरान जब दुनिया लगभग बंद थी, इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में लिटरली पैसा पानी की तरह बहाया। उस वक्त बायजूस सिर्फ एक आम स्टार्टअप नहीं था, बल्कि $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ दुनिया का सबसे चर्चित और सक्सेसफुल यूनिकॉर्न बन चुका था। एक वक्त पर लग रहा था कि ये कंपनी एजुकेशन का फ्यूचर बदल देगी। लेकिन अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये बिल्कुल शॉक करने वाला है। 2025 के आते आते इस वन सेलिब्रेटेड यूनिकॉर्न की इफेक्टिव वैल्यूएशन 0 हो चुकी है। जी हाँ, 0, शून्य। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खुद कंपनी के फाउंडर ने इस बात को ओपनली स्वीकार किया है। एक असंभव सा लगने वाला डाउनफॉल। तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर भारत का सबसे बड़ा एडटेक यूनिकॉर्न इस तरह बिखरा कैसे? ऐसा क्या हुआ पर्दे के पीछे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी टॉक्सिक कल्चर, उन फाइनेंशियल ब्लंडर्स और सिस्टमैटिक फ्लॉज को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे जिन्होंने इस मैसिव कंपनी को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। कहानी शुरू होती है 2006 में, बाइजू रविंद्रन के सफर से। एक आम कैट ट्यूटर जिन्होंने एग्जाम्स में लगातार 100% स्कोर किया, वहां से लेकर एक ऐप फाउंडर बनने तक का सफर। और फिर आया 2020 का लॉकडाउन। स्कूल्स पूरी तरह बंद थे और ये सिचुएशन बायजूस के बिजनेस मॉडल के लिए एक रॉकेट फ्यूल साबित हुई। यहाँ से ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने लगी थी। लेकिन इस चमकती हुई सक्सेस के पीछे की सच्चाई क्या थी? आइए देखते हैं। डर और सपने बेचना, एक अग्रेसिव सेल्स इंजन। अब जो डिटेल हम यहाँ एनालाइज करने वाले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक पूर्व बायजूस सेल्स एम्प्लॉय का रेडिट पर दिया गया ये कन्फेशन देखिए। उनका साफ कहना था कि उनकी टीम बेसिकली डर पैदा करने और सपने बेचने की स्ट्रैटेजी पर काम करती थी। मतलब पेरेंट्स को इमोशनली मैनिपुलेट करना, उन्हें गिल्टी फील कराना, ये इनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। एकेडमिक सोर्सेज ने इन फेक सेल्स स्ट्रैटेजीज को बाकायदा डॉक्यूमेंट किया है। होता ये था कि सेल्स टीम अक्सर कम पढ़े लिखे पेरेंट्स को टारगेट करती थी। पहले उन्हें एक फ्री कोर्स का लालच दिया जाता, उनके आईडी कार्ड्स लिए जाते और फिर उन्हें बताए बिना आदित्य बिरला फाइनेंस से गुप्त रूप से एक लोन क्रिएट कर दिया जाता। जब तक बेचारे पेरेंट्स को समझ आता और वो डिफॉल्ट करते, तब तक कंपनी अपना लंबा चौड़ा रेवेन्यू बुक कर चुकी होती थी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ये पेपर इस बात का पुख्ता सबूत है। ये दस्तावेज इन हाई प्रेशर सेल्स और अनएथिकल लोन क्रिएशन के क्लेम्स को पूरी तरह वैलिडेट करता है। यानी ये सारी चीजें हवा में नहीं हो रही थी, इनका प्रॉपर एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। और रुकिए, बात सिर्फ सेल्स पिच पर खत्म नहीं होती। रेडिट टेस्टिमनीज ने एक और डिस्टर्बिंग रियलिटी को सामने रखा। ऐप पर छोटे बच्चों की पूरी डेटा ट्रैकिंग और सर्वेलेंस की जाती थी। बच्चा ऐप पर कितना टाइम बिता रहा है, किस टॉपिक में लगातार स्ट्रगल कर रहा है, ये सारा डेटा रिकॉर्ड होता था, ताकि एक स्पेसिफिक प्रोफाइल बनाकर पेरेंट्स पर प्रेशर बनाया जा सके, उन्हें गिल्ट ट्रिप किया जाए और महंगे कोर्सेज खरीदने पर मजबूर किया जाए। आइए अब इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं ग्रोथ का जाल, अंधी दौड़ और बेहिसाब खर्च। देखिए, एक पॉइंट के बाद बायजूस एक एजुकेशन कंपनी कम और एक मैसिव मार्केटिंग मशीन ज्यादा बन चुकी थी। इंडियन क्रिकेट टीम हो, फीफा वर्ल्ड कप हो या फिर शाहरुख खान और लायनल मेसी जैसे ग्लोबल सुपरस्टार्स, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लगभग 7,027 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर पानी की तरह बहा दिए। और ये सब किस लिए? सिर्फ एक ऐसी मैसिव ब्रांड इमेज बनाए रखने के लिए जो हकीकत से कोसों दूर थी। $2 बिलियन, ये अजीबोगरीब नंबर उस अग्रेसिव दौर को दर्शाता है जब पैंडेमिक के टाइम इनके पास पैसा था और इन्होंने व्हाइट हैट जूनियर, आकाश जैसी दर्जनों दूसरी कंपनियों को खरीदने की एक ब्लाइंड एक्विजिशन स्प्री शुरू कर दी थी। ग्रोथ दिखानी थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। लेकिन इस सारी हाइप और शोर शराबे के नीचे की फाइनेंशियल हकीकत एक एब्सोल्यूट डिजास्टर थी। 2020-21 का फाइनेंशियल डेटा देखिए। क्लेम्ड रेवेन्यू सिर्फ 2400 करोड़ था, जबकि नेट लॉस बढ़कर 4500 करोड़ तक पहुंच चुका था।
कंपनी बहुत तेजी से कैश जला रही थी और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि इन्होंने लगातार 33 महीनों तक अपना फाइनेंशियल डेटा अथॉरिटीज के साथ शेयर करने से साफ इनकार कर दिया था। इस एकेडमिक जर्नल में उजागर की गई फैब्रिकेटेड रेवेन्यू की ट्रिक को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। बेसिकली अकाउंट्स बुक्स में नंबर्स को बड़ा दिखाने का एक खेल चल रहा था। अगर कोई कोर्स 50,000 रुपए का है और कस्टमर ने सिर्फ 10,000 रुपए की डाउन पेमेंट दी है, तो कंपनी पूरे 50,000 को अपनी इनकम दिखा देती थी। बिल्कुल हवा में महल बनाने जैसा काम। और जब आप हवा में महल बनाते हैं तो उसका गिरना तो तय होता है। आइए देखते हैं वित्तीय ताश का महल और उसके पतन की शुरुआत। थोड़ा सा इस फाइनेंशियल जार्गन को सिंप्लीफाई करते हैं। नवंबर 2021 में बायजूस ने यूएस लेंडर्स से $1.2 बिलियन का टर्म लोन भी उठाया। उस समय किसी भी एशियन स्टार्टअप के लिए ये सबसे बड़ा लोन था। फाउंडर्स को अपनी खुद की इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। लेकिन जब कंपनी आगे चलकर इस लोन की स्ट्रिक्ट शर्तें पूरी नहीं कर पाई, तो ये ह्यूज फॉरेन डेट उनके लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया। फिर आया एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ और स्कूल्स दोबारा खुले, बायजूस का वो टेम्पररी ग्रोथ बूस्ट गायब हो गया। ऊपर से यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसीज बदल दी, मार्केट में नई टेक फंडिंग आना सूख गई और यूएस लेंडर्स में लोन डिफॉल्ट के चलते इनकी यूएस सब्सिडरी पर ही सीधा कब्जा कर लिया। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। अब यहाँ जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो सबसे क्रूशियल और हैरान करने वाला है। इस पूरे संकट के दौरान जब कंपनी अपनी बेसिक यूटिलिटी बिल्स नहीं भर पा रही थी, जब एम्प्लॉयज के पीएफ और टैक्स ड्यूज तक जमा नहीं हो रहे थे, ठीक उसी वक्त फाउंडर्स ने सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स बेचकर लगभग $400 मिलियन का पर्सनल मुनाफा कमाया। एक तरफ लोग अपनी बेसिक सैलरी के लिए तरस रहे थे और दूसरी तरफ ये हो रहा था। इसके बाद मीडिया में एक बड़ा पीआर ड्रामा भी चला। बताया गया कि फाउंडर ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को $12 मिलियन में गिरवी रख दिया है। सुनने में काफी हीरोइक लगता है ना, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स और लगातार सामने आ रही फॉर्मर एम्प्लॉयज की बातें बताते हैं कि हकीकत में उन्हें आज तक अपने पूरे पैसे और फाइनल सेटलमेंट्स मिले ही नहीं हैं। और अब हम आते हैं इसके आखिरी चैप्टर पर, कक्षाओं से अदालतों तक कानूनी शिकंजा। भारत सरकार की तरफ से अब कैसा कानूनी शिकंजा कसा गया है, जरा उसे देखिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने फीमा रूल्स के उल्लंघन में 9,000 करोड़ रुपए की एक मैसिव जांच शुरू कर दी है। फाउंडर के खिलाफ बाकायदा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और वो 2024 की शुरुआत से ही दुबई में बैठे हैं और इस प्रोब को लगातार अवॉइड कर रहे हैं। और परेशानियां यहां रुकने वाली नहीं है। AWS यानी क्लाउड सर्वर के ड्यूज न चुकाने पर इनका फ्लैगशिप ऐप गूगल प्ले से डीलिस्ट हो गया। यूएस लेंडर्स ने ग्लास ट्रस्ट के जरिए बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन की गुहार लगाई। बीसीसीआई ने 158.9 करोड़ के ड्यूज के लिए एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू करवा दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन प्रोसीडिंग्स को रोकने से साफ इनकार कर दिया। क्रेडिटर्स और पार्टनर्स अब पूरी तरह से इनके पीछे पड़े हैं। अंदर से खोखले हो चुके सिस्टम की सबसे भारी कीमत किसी ने चुकाई है तो वो हैं इनके एम्प्लॉयज। इस दुख और गुस्से को समझने के लिए एक पूर्व एम्प्लॉय की इस आखिरी लाइन को सुनिए। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 6 फुट जमीन के नीचे दफन हो जाएं और दुनिया इनका वजूद भूल जाए। ये सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये दिखाता है कि एक हाईली टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव कल्चर की अल्टीमेट कॉस्ट आखिर क्या होती है। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बेहद अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब शिक्षा जैसी सबसे बेसिक और जरूरी चीज एक हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक बन जाती है, जब सारा फोकस पढ़ाई से हटकर किसी भी कीमत पर सिर्फ ग्रोथ दिखाने पर आ जाता है, तो आखिर में सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? हमारे पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम और हम सभी कंज्यूमर्स को इस $multi-billion कैटास्ट्रोफी से आगे के लिए बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले डीपली रिसर्च्ड विश्लेषण में।